नमस्कार। इंटरप्रिटेशन के लिटरल मीनिंग रूल को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ये जो लिटरल मीनिंग रूल है ये इंटरप्रिटेशन के आगे के जो अलग अलग टाइप्स ऑफ अपन इंटरप्रिटेशंस देखते हैं उनमें से एक है, या जिसको हम कह सकते हैं ये सबसे फर्स्ट रूल है। इंटरप्रिटेशन क्या है और कंस्ट्रक्शन क्या है ये हम पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो आज के रूल के अंदर हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन के रूल। प्लेन मीनिंग रूल भी इसको कहते हैं, इसको लिटरल मीनिंग रूल भी बोलते हैं और इसको ग्रामेटिकल रूल भी बोलते हैं। तो इसी पर आज का डिस्कशन हम करते हैं। तो जो इंटरप्रिटेशन का फर्स्ट रूल हम डिस्कस करेंगे आज, वो रूल है लिटरल मीनिंग रूल या ग्रामेटिकल रूल। इसको शाब्दिक अर्थ भी बोलते हैं। हिंदी के अंदर जब हम इसका इंटरप्रिटेशन या जब हम अर्थान्वयन के लिए निर्वचन के लिए माफ़ कीजिएगा जब जाते हैं, तब निर्वचन के अंदर इसको शाब्दिक अर्थ नियम भी कहा जाता है। तो यह शाब्दिक अर्थ नियम या लिटरल मीनिंग रूल या ग्रामेटिकल रूल, इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि जो दिए गए शब्द हैं उनका उसी के अनुसार हम जब अर्थ लगाएंगे तब उसको हम बोलेंगे लिटरल मीनिंग रूल। इस नियम को समझने से पहले या इस रूल को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये नियम कब अप्लाई किया जाता है, और ये जो रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो रूल अप्लाई करते समय कोर्ट्स किन बातों का ध्यान रखता है। तो देखें, सबसे पहले लिटरल मीनिंग रूल, इसको हम प्लेन मीनिंग रूल भी बोलते हैं। इसे प्लेन मीनिंग रूल भी कहा गया है और इसे ग्रामेटिकल रूल भी कहा गया है, जैसे हमने अभी इसके बारे में देखा। तो ग्रामेटिकल, इसमें सामान्यतया जो शब्द दिए जाते हैं उन शब्दों का वैसा ही अर्थ लगाया जाता है जैसा कि उन शब्दों का अर्थ दिया गया है सामान्य डिक्शनरी के अंदर। तो चोरी का मतलब चोरी ही माना जाएगा। इस प्रकार से हम जो जो उसके अंदर वर्ड्स को देखेंगे उनके वर्ड्स का मतलब वैसा ही रहेगा। अभी आने वाले कुछ समय में हम इसके लिए कुछ केसेस को भी अभी हम चेक करेंगे। तो एक बार सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि लिटरल मीनिंग रूल का मतलब है कि ये केवल उन शब्दों को वही अर्थ देता है जो सामान्य रूप से उन शब्दों के अर्थ होते हैं। तो कोर्ट्स का भी यही काम है कि कोर्ट्स उन शब्दों का जहाँ तक हो सके अगर सीधा सीधा अर्थ निकलता हो और वो अर्थ अगर एब्सर्ड ना हो, अगर वो अर्थ किसी प्रकार से उसका कोई निरर्थक अर्थ ना निकल रहा हो, तो फिर उनका उन्हीं शब्दों को उसी प्रकार से उपयोग में ले जिस प्रकार से उन शब्दों को लेजिस्लेचर ने या विधायिका ने उसके अंदर लिखा था। इस नियम में आगे बढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस रूल को जब भी न्यायाधीश गण उपयोग में लेते हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार का किसी भी शब्द को ना तो इसके अंदर जोड़ा जाना चाहिए और ना इसमें से उसको हटाया जाना चाहिए। मतलब कोई भी नया शब्द या नया अर्थ उसको देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। जो अर्थ दिया गया है, जो सामान्य अर्थ लगाया जाता है, उसी सामान्य अर्थ के ऊपर जो न्यायाधीश हैं उसको इस प्रकार से इंटरप्रीट करें या उसको इस प्रकार से उसका अर्थ निकालें। ये रूल अप्लाई भी हम उसी समय करते हैं जब कि सीधे सीधे शब्दों का अर्थ निकल रहा है। इसीलिए ये आधारित है इस प्रिंसिपल पर, ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जहां पर इफ द वर्ड्स आर क्लियर फॉलो देम स्ट्रिक्टली, अगर शब्द सीधे सीधे दिए गए सीधे सीधे अर्थ निकलते हैं तो उनको उसी प्रकार से सीधे सीधे तरीके से यूज किया जाना चाहिए। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। This rule is used when the language of the statute is clear and unambiguous and so interpreted according to its plain meaning। यही हम कह रहे हैं कि इनको हमेशा उसी प्रकार से उपयोग लिया जाना चाहिए। अगर दिए गए शब्दों का सीधा अर्थ सीधा सीधा निकल रहा है तो फिर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी जो है नया अर्थ लगाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अब इस नियम को उपयोग लेने के पीछे या इस रूल को काम में लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो इन उद्देश्यों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो कोर्ट हैं वो अपना कार्य करें और जो लेजिस्लेचर है वो अपना कार्य करें। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी दिया गया है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को रखने के लिए इस प्रकार से उनके अपने अपने काम की तरफ उनको रखने के लिए ये नियम उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूल इज टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। यहाँ पर विल का मतलब है इच्छा, कि भाई विधायिका ने किन्हीं शब्दों को जिस आशय से या जिस इच्छा से उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर या अधिनियम के अंदर रखा है, तो उसका अर्थ लगाते समय कोर्ट्स की ये ड्यूटी है कि वो उसी प्रकार से उसका अर्थ लगाएं जिस आशय से या जिस इच्छा से लेजिस्लेचर ने उन वर्ड्स को उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रखा है, उसका कोई नया मतलब ना निकालने परिस्थितियों के अनुसार। इसी प्रकार से इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि जुडिशियल इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, विधायिका अपना काम कर पाएगी। तो इसी को हम अगले पॉइंट के अंदर भी लेते हैं कि टू मेंटेन सेपरेशन ऑफ पावर्स। जब विधायिका के काम के अंदर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे और
न्यायालय के काम के अंदर विधायी का हस्तक्षेप नहीं करेगी। यही सेपरेशन ऑफ पावर का मूल सिद्धांत है। दिस रूल पर्पस दैट देयर शुड बी नो पर्सनल ओपिनियन और इमेजिनेशन ऑफ कोर्ट मैटर्स। तो कोर्ट्स जो है वो इसके अंदर अपने किसी प्रकार के कोई निजी ओपिनियन ना दें, किसी प्रकार से किन्हीं शब्दों को कैसे उपयोग लिया जाना चाहिए वो ना बताएं। इसीलिए इंटरप्रिटेशन का ये नियम कहता है कि दिए गए शब्दों का अगर सीधा सीधा अर्थ निकलता है तो हमें उसके सीधे सीधे अर्थ को लेकर के और उसको उपयोग में लेना चाहिए। इसके आगे हम इस बात को समझते हैं कि ये नियम जब हमें लागू करना हो उस समय क्या क्या चीज़ें हमारे सामने हो जब इस नियम को लागू किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखें कि वर्ड्स आर क्लियर, जहाँ पर शब्द बिल्कुल साफ और स्पष्ट लिखे गए हैं और उनका स्पष्ट मतलब निकलता है। नो एम्बिग्विटी एग्जिस्ट, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है, उन शब्दों उन वर्ड्स को यूज़ लेने के लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा उसके अंदर संदेह उत्पन्न नहीं हो रहा है, उन शब्दों का एक ही मतलब निकल रहा है, एक ही मीनिंग एग्जिस्ट करता है, उस समय हमें इस रूल को अप्लाई करना चाहिए। तो एक बार फिर से देखें, जब शब्द क्लियर हों, जब उनमें किसी प्रकार की कोई संदेह उत्पन्न ना होता हो और जब उन शब्दों का केवल एक ही मीनिंग निकलता हो, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी दशा में न्यायालय को चाहिए कि उस शब्द का वही अर्थ उपयोग में ले जो अर्थ सामान्य रूप से उस शब्द को दिया जाता है। एक बहुत फेमस केस आया था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस काशीराम का। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने ये मत व्यक्त किया कि अगर किसी भी स्टैट्यूटरी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते समय अगर हम ये पाते हैं कि उस विधायिका के द्वारा दिए गए शब्दों का बिल्कुल साफ साफ अर्थ निकलता है, उन शब्दों के अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि या किसी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो व्हेन स्टैट्यूटरी लैंग्वेज इज क्लियर, तो वहाँ पर न्यायालयों को ये चाहिए कि न्यायालय उसको उसी प्रकार से उपयोग ले जिस प्रकार से उन शब्दों का वो सामान्य अर्थ निकलता है, भले ही इससे किसी भी प्रकार से कोई भी इनकन्वीनियंस किसी भी पार्टी को हो रहा हो, इसके ऊपर ध्यान दिए बिना अगर शब्दों का अर्थ क्लियर है, अगर उनमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तो न्यायालय को हमेशा उन शब्दों का वही अर्थ लेना चाहिए जो अर्थ सामान्य रूप से उन शब्दों के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसे ही हम इंटरप्रिटेशन के फर्स्ट रूल या प्राइमरी रूल के तौर पर पढ़ते हैं और इसे हम प्लेन मीनिंग रूल, ग्रामेटिकल रूल या लिटरल मीनिंग रूल के नाम से जानते हैं। एक बहुत फेमस केस आया जिसको मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस के अंदर थोड़ा सा मैं आपको इसके पीछे का बता देता हूँ, इसके कंटेंट्स क्या थे। तो एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था सोने की स्मगलिंग करने के लिए और उसका पूरा सोना जब्त कर लिया गया, उसके ऊपर एक पेनल्टी इम्पोज कर दी गई और उसके बाद में न्यायालय में उसके ऊपर केस चालू किया गया। तो यहाँ पर जो व्यक्ति था जिसको इस प्रकार से अरेस्ट किया गया, उसका ये कहना था कि भाई आर्टिकल जो 20 है उसके अंदर मुझे डबल जीओ पार्टी का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो दो मेरे को दंड दिए जा रहे हैं, एक तो मेरा सोना भी जब्त कर लिया गया, उसके लिए मेरे ऊपर पेनल्टी भी लगा दी गई और अब मेरे ऊपर अलग से प्रोसिक्यूशन भी स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इन वर्ड को इंटरप्रीट करना था, तो यहाँ पर ये जो शब्द थे प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, इसको इंटरप्रीट किया कोर्ट ने और इंटरप्रीट करके कोर्ट का ये कहना था कि यहाँ पर प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड का मतलब जो यूज़ किया गया है उसका अर्थ ये निकलता है कि प्रोसिक्यूशन बिफोर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर अर्थ निकाला जाए, मतलब न्यायिक किसी प्रकार से प्रक्रिया के अंतर्गत उसके ऊपर ऐसा केस चला हो जिसके अंदर उसका विचारण हुआ हो और उसके बाद में उसको दंड दिया गया हो, वो इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उसके सोने को जब्त किया था या पेनल्टी लगाई थी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था। तो यहाँ पर एक सामान्य शब्द का क्या अर्थ निकलता है उसी को लगाते हुए कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया। तो प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड जो वर्ड था, इस वर्ड को सिंपल वर्ड को उसी साधारण रूप में लेते हुए ये कहा गया कि प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड का अर्थ यहाँ पर ये माना जाएगा कि न्यायालय द्वारा विचारण और उसके द्वारा दंड, इसलिए ये डबल जीओ पार्टी की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। इसी प्रकार से तिनसुकिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब वर्ड्स क्लियर हों तब उनके अंदर किसी भी प्रकार का कुछ भी जोड़ना या हटाना सही नहीं होगा। तो इस पूरे लेक्चर से मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि इंटरप्रिटेशन का फर्स्ट रूल लिटरल मीनिंग रूल या प्लेन मीनिंग रूल या ग्रामेटिकल रूल किस प्रकार से उपयोग होता है और कहाँ पर इसको उपयोग किया जाना चाहिए।